this is me Tulika from Textbook Super Coaching and I welcome you to this special session जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके अभी UGC नेट दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हैं. सो लर्नर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अगर आप टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए सो दैट आप कोई भी अपडेट नहीं मिस करें. लर्नर्स, ये टाइमिंग्स है मेरी डेली की क्लासेस की जो फ्री क्लासेस होती हैं यूट्यूब और टेक्स्टबुक ऐप पे. लर्नर्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है. इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ इंपॉर्टेंट सेशंस के पीडीएफ्स, लिंक्स ऑफ द क्लासेस एंड वेरियस अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स को शेयर करते हैं. सो टेलीग्राम ग्रुप वो सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स जो कि अभी एग्जाम्स दे रहे हैं या जून की तैयारी कर रहे हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लेंगे. सो लर्नर्स, आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे ये 4 टॉपिक्स जो कि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं. तो इनके क्या है बेसिक कंसेप्ट्स, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा. आपको अलग अलग 4 सेशंस को नहीं देखना पड़ेगा, एक ही सेशन में हम ये सभी आपका रिवीजन करा देंगे. सो आज का ये सेशन एंड तक ज़रूर देखें. सो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस. सो जैसा कि हम जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इंडिया एक फाउंडर मेंबर है. इस वजह से भी ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है और ये सोलर एनर्जी को प्रमोट करता है, क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी के दिशा में जाता है. तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है फ्रॉम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च कब किया गया था? 2015 में ड्यूरिंग COP21. जैसा कि हम जानते हैं कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और इनकी हर एक नंबरिंग होती है. जब भी ये मीट करते हैं तो इनकी एक नंबरिंग होती है. तो उसी तरह से जब पेरिस अग्रीमेंट 2015 के समय में जब मीटिंग हुई थी, उसी समय इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी लॉन्च किया गया था. ये जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं इनकी सभी गवर्नमेंट मिलके इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इन्होंने सेटअप किया है और इसका हेडक्वार्टर्स और इंटरिम सेक्रेटेरिएट दोनों ही गुरुग्राम में सेटअप स्टेशनड है. करीब 122 सनबेल्ट कंट्रीज इसकी प्रोस्पेक्टिव मेंबर कंट्रीज है. मतलब वो सभी कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में प्रेजेंट हैं, वो इनकी मेंबर बन सकती हैं. और इन्हें हम क्या कह के रिप्रेजेंट करते हैं? सूर्यपुत्र, राइट. सो सनशाइन कंट्रीज या सूर्यपुत्र कंट्रीज. सो ये 122 कंट्रीज में से 116 कंट्रीज ने आईएसए के फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को साइन कर दिया है. आईएसए के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यूनाइटेड नेशंस के बाद ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स की तरह डिनोट किया जाता है. तो यूनाइटेड नेशंस के बाद इसका सेकंड नंबर है इन टर्म्स ऑफ इतने सारे स्टेट्स. यानी कि ये स्टेट्स का मतलब है गवर्नमेंट, राइट. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे से कहा जा रहा है, विच पुट टुगेदर दे फॉर्म अ वन अलायंस. नाउ आईएसए का विजन क्या है? तो आईएसए का ये मानना है कि आइए हम सब मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाएं. लेट्स टुगेदर मेक द सन ब्राइटर. तो कई बार असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस में या स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है. मिशन, इस आईएसए का मिशन क्या है? एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम. सो आईएसए का ये मिशन है कि मान लीजिए हम हर जगह तक ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो वहां पे भी हम सोलर पैनल के थ्रू, क्योंकि वहां पे भी सनराइज तो जरूर होता होगा, तो सोलर पैनल के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे. तो इनकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनकी एक एपेक्स डिसीजन बॉडी है जो कि डिसीजंस लेती है और हर साल ये मीटिंग करते हैं. आईएसए ने रिसेंटली 2021 में लॉन्च किया था वर्ल्ड सोलर बैंक को भी, जो कि COP26 के दौरान लॉन्च किया गया था. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अबाउट आईएसए. नेक्स्ट टॉपिक विच वील कवर इज वीओसी. वीओसी क्या है? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये नेचर में भी पाया जाता है और मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से भी ये एयर में काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट रहता है. अब वीओसी निकलता कहाँ से है? जो हम घरों में अपने डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं, एयर फ्रेशनर्स यूज़ करते हैं, इसमें से वीओसी रिलीज होता है. तो ये एक रसायन यानी कि एक केमिकल की तरह है जो जैसे ही रिलीज होता है वो वाष्प या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे. सो इसकी वजह से काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आकर करती हैं और ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ये भी ध्यान रखना है. एंड ये बहुत सारे ये फॉर्म करते हैं बहुत सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट. ठीक है. सो जब ये बनता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट की तरह बनता है तो इसमें काफ़ी सारे
pollutants और भी mix होते हैं. So next we'll talk about is GLO, that is ground level ozone. So ground level ozone क्या है? एक colorless gas है और काफ़ी irritating gas है. That means अगर हम हमारे वो contact में आती है तो काफ़ी जलन, आंखों में जलन या throat में, nose में irritation cause करती है. So it's a highly irritating gas that forms just above the earth surface, जो earth surface के तुरंत ऊपर बनती है. इसे एक secondary pollutant कहा जाता है क्योंकि ये तब बनती है जब दो primary pollutant react करते हैं sunlight में और stagnant air में. तो ये point अच्छे से आपने समझ लेना है. और ये कौन से primary pollutant है? ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOC, जो कि secondary pollutant में को बनाने में मदद करते हैं. सो NO दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, कोई भी फॉर्म का हो, प्लस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हेन पुट टुगेदर सनलाइट के प्रेजेंस में और स्टैग्नेंट एयर में, इट फॉर्म्स GLO विच इज ग्राउंड लेवल ओजोन, जो कि एक बैड ओजोन है और बहुत हार्म कॉज करता है. अब VOC के कौन कौन से सोर्सेज है, कहाँ से VOC एमिट हो सकता है? तो लास्ट ईयर इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये सभी लिस्ट को एक बार आपने देख लेना है. फर्नीचर के जो पेंट्स और जो उसके ऊपर वार्निश होती है उससे, कॉस्मेटिक्स, लैमिनेट्स, डिटर्जेंट्स, फैब्रिक सॉफ्टनर्स, एयर फ्रेशनर्स, पेस्टिसाइड्स, एडहेसिव, पेंट सॉल्वेंट्स, टोबैको स्मोक, ट्रैफिक के एमिशन, स्टोर्ड फ्यूल्स, प्लास्टिक्स, कारपेट्स, डाइज, ल्यूब्रिकेंट्स, ऑटो पार्ट्स, मोल्ड्स, इन सभी में से VOC एमिट होता है. VOC जो है हमारे ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हमारे जो अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करते हैं. कैसे करते हैं? जो सन की इंफ्रारेड रेज आती हैं उसे क्या करते हैं, वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का जो तापमान है वो बढ़ जाता है. सो VOC, जैसे अभी हमने देखा था, VOC एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ GLO यानी कि ग्राउंड लेवल ओजोन को बनाने में. और ये होता कैसे है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट VOCs जो हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं. अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से निकलता है? ये अलग अलग पावर प्लांट से, व्हीकल से, मेजरली ट्रांसपोर्ट सेक्टर इसके सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है. तो ये मिलके बनाते हैं बैड ओजोन, जो कि है GLO. अब ये सारे ओजोन जो है अगर ये कहीं पे भी सेटल कर जाता है और जो छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं और गैसियस पोल्यूटेंट्स, तो SO2 NO2 तो रहते ही हैं हमारे एनवायरनमेंट में, इन सब की वजह से जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है. तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजिबिलिटी को कम करने में किनका रोल है? तो ये सभी का रोल होता है इन रिड्यूसिंग द विजिबिलिटी, जिसमें हमें अच्छे से सामने दिखाई नहीं देता है, धुंध हो जाती है. तो ये इन सब कारणों की वजह से होता है. एक और कंसेप्ट लास्ट टाइम पूछा गया था, दैट वाज BVOC. सो BVOC इज बायोजेनिक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो इसका जो एमिशन होता है, ये छोटे पर्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 और ग्राउंड लेवल ओजोन पोल्यूशन की वजह से होता है, एंड दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, खास करके अर्बन एरिया. तो अर्बन एरियाज में BVOC पाया जाता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. अब इसके बहुत सारे एक्सपोजर की वजह से प्रॉब्लम्स होती है. सो अगर थोड़े समय के लिए एक्सपोजर हुआ है तो क्या प्रॉब्लम्स है, और लंबे समय तक अगर एक्सपोजर है तो व्हाट आर दी हार्मफुल थिंग्स जो कि VOC की वजह से हो सकता है. सो कई बार पूछा जाता है कि VOC से क्या क्या प्रॉब्लम होता है. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं, चाहे आईज, नोज एंड थ्रोट इरिटेशन, क्योंकि VOC काफ़ी इरिटेटिंग एक केमिकल है, और किसी अगर हमारी बॉडी के साथ उसका इंटरेक्शन होता है तो इट कॉजेज इरिटेशन, इट कॉजेज हेडेक, नौशिया या वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी होती है, डिजीनेस होता है जिसमें सिर घूमता है, और जिनको पहले से अस्थमा होता है उनकी कंडीशन और वर्सन हो जाती है. अगर कोई लंबे समय तक VOC के साथ उनका एक्सपोजर है तो इट कैन इवन रिजल्ट इन कैंसर, लिवर एंड किडनी डैमेज, और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी, जिसको CNS कहते हैं, उसे भी डैमेज कर सकता है. अब कॉमन चीज़ें हैं बहुत सारी जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं जिससे VOC निकलता है. सो एसीटोन, जो कि नेल पॉलिश रिमूवर में देखा जाता है या फर्नीचर पॉलिश में रहता है. एसिटिक एसिड, जो विनेगर
ब्यूटानल जो कि कैंडल्स में से एमिट होता है, कार्बन डाइसल्फाइड जो कि क्लोरीनेटेड टैप वाटर से निकलता है, इथेनॉल बहुत तरह के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में रहता है, अल्कोहल ज़्यादातर डिसइंफेक्टेंट्स में रहता है, और फॉर्मल्डिहाइड जो कि हमारे मिथाइल क्लोराइड में रहता है, जिसको क्लीनिंग की तरह के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन सभी में से VOCs जो है वो एमिट होते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है वो गुड ओजोन होता है, उसका काम होता है हार्मफुल यूवी रेस से हमारे अर्थ को बचा के रखना, तो हमें सेफ रखता है। अभी हमने पढ़ा था GLO के बारे में जो कि ग्राउंड लेवल ओजोन है, जो कि बैड ओजोन है। तो ये हमें हार्म करता है बिकॉज ये पोल्यूटेंट भी है और कंबाइन करके सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स भी बनाता है जो कि काफ़ी हार्म, जो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो कि काफ़ी हार्मफुल है एज अ बनता है बाकी के कॉम्बिनेशन से। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है ये करीब 10 से 30 माइल अबव अर्थ सरफेस में बनता है, जबकि ये हमारे जिस हम लेवल में हम रहते हैं, यानी कि जहाँ वेहिकुलर एमिशन हो रहा होता है ट्रोपोस्फेयर में, वहाँ ये क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये नेचुरली प्रेजेंट है और ये क्रिएट हो रहा होता है। स्ट्रेटोस्फेरिक या गुड ओजोन जो है हमें हार्मफुल यूवी रेस से बचाता है। अगर ये फिल्टर नहीं होगा तो हार्मफुल यूवी रेस हमारी स्किन को बर्न कर सकती हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, और सन को डायरेक्ट देखने से आईज में कैटरैक्ट भी हो सकता है। और वहीं अगर हम और इससे बचाता है हमें ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। अब इसकी वजह से बिकॉज ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन जो कि ड्यूरिंग द समर्स भी बहुत बढ़ जाता है, खास करके पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है, तो इट कॉजेज लॉट ऑफ प्रॉब्लम, पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, विजिबिलिटी को अफेक्ट करता है, हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ GLO. Learners, we'll be discussing few more topics, but before we move ahead, the December Dhamaka sale is going on, wherein आप अगर जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्स ले सकते हैं at 8,232 by using my faculty code तुलिका R. इस कोर्स में आपको मिलेगी वैलिडिटी टिल जून 2024, और ये सभी फैकल्टीज लेंगे आपके फाउंडेशन कोर्स विच इज़ दी अल्टीमेट प्रिपरेशन फॉर योर अपकमिंग 2024 एग्जाम. सो इस कोर्स के साथ आपको मिलेगा 150 प्लस आवर्स ऑफ इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, पूरा फाउंडेशन कोर्स, जो हमारा सिलेबस अभी रिवाइज होने जा रहा है, लेटेस्ट पैटर्न और जो भी नए टॉपिक्स हैं उन सभी को हम कवर करेंगे अपनी लाइव क्लासेस में, जिसे आप बाद में अपने रिविजन के लिए भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको समय टाइम पे मिलेगा गाइडेंस सेशन, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड हाई क्वालिटी नोट्स, तो हमारे की फैक्टर्स हैं। सो लर्नर्स, ये सभी सब्जेक्ट्स में होंगी हमारी लाइव कोर्सेज की क्लासेस, और ये होगा हमारा रिकॉर्डेड कोर्सेज का सब्जेक्ट। सो एज यू कैन सी, UGC नेट पेपर 1 जो कि सभी सब्जेक्ट्स में देना होता है, इसकी क्लासेस मैं और प्रीति मैम लाइव लेंगे। सो फॉर एनी डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। सो लर्नर्स, हमारे सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय द एक्सपर्ट्स. So learners, now we'll have a quick revision of Kyoto Protocol. इस पे भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं. So सबसे पहले UNFCCC की जो मीटिंग्स होती है उसे हम कहते हैं COP, जैसे मैंने अभी आपको बताया था अबाउट COP21 ISA के कंटेक्स्ट में. अब ये COP जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी जो थर्ड COP हुई थी उस समय क्योटो को साइन किया गया था. क्योटो है कहाँ? जापान में है. ऑल्दो इसे साइन कर दिया गया था पहले, इट केम इनटू इफेक्ट इन 2005. 1997 में इट वाज लाइक इनिशिएटेड, बट उसको इफेक्ट में आते हुए 2005 हो गया था. उस समय करीब 192 मेंबर कंट्रीज ने जो कि थे इनके साथ थे, दे ऑल लाइक कंट्रीब्यूटेड एंड फॉर्म्ड अ ग्रुप, और जिसमें मेजर पोल्यूटिंग कंट्रीज जो थी जैसे US, इन्होंने प्रोटोकॉल को साइन नहीं किया था, और कनाडा ने विड्रॉ कर दिया था, दे वर लाइक एब्सेंट. ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, और जो 1992 में जो अर्थ समिट, जिसको हम रियो समिट भी कहते हैं, उसमें जो बातें की गई थी उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है. ठीक है, तो उस समय हमने UNFCCC का गठन किया था, और हम बहुत सारी बातें कही गई थी कि किस तरह से हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन को रोकेंगे. तो किस तरह से वो सारी 6 गैसेस जिनको आइडेंटिफाई किया गया था कि सबसे ज़्यादा घातक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये 6 गैसेस को आइडेंटिफाई किया गया था कि ये सबसे ज़्यादा ट्रबलिंग है, और इनको कैटेगराइज किया गया था इन एनेक्स A. तो ये भी आपने याद रखना है.
सो किस तरह से हम इसका एमिशन को कम कर सकते हैं, इसको लेके क्योटो प्रोटोकॉल का गठन किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल को 2 कमिटमेंट पीरियड में कवर किया गया। पहला कमिटमेंट पीरियड जो था वो 2008 से 2012 दिसंबर तक का था, और उसके बाद जनवरी 2013 से 2020 तक का था सेकेंड कमिटमेंट पीरियड, जिसको दोहा अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था, इसने पूरी कंट्रीज को 4 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिसको अलग अलग एनेक्स में डाला गया था। इंडिया को नॉन एनेक्स कंट्रीज, मतलब इनके पास किसी तरह के टारगेट्स भी नहीं थे, ना ही इनको किसी तरह के एमिशन को मेंटेन करना था, ना इनको किसी तरह का कंट्रीब्यूशन करना था, उस ग्रुप में डाला गया था। तो जो लो इनकम ग्रुप कंट्रीज थी, नॉन बाइंडिंग टारगेट्स उनके लिए थे। मगर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, इकोनॉमीज इन ट्रांजिट के लिए काफ़ी सारी बंदिशें थी, जिसको लेके कई बार हमारी डेवलप्ड कंट्रीज बहुत नाराज़ रहते थे कि जो ये पुअर कंट्रीज़ हैं या जो नॉन एनेक्स कंट्रीज़ हैं, इनका एमिशन इतना ज़्यादा है और हमें बहुत काम करना पड़ता है। सो दे आर 3 थिंग्स जो कि जब भी हम क्योटो की बात करते हैं उस समय ये 3 टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये टर्म्स यूज़ किए जाते हैं क्योटो के फ्लेक्सिबल मार्केट प्रोटोकॉल मैकेनिज्म में। तो इनका ये मानना था कि जो हम ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को कम करेंगे तो कैसे कम करेंगे, तो इन 3 चीज़ों के थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट CDM, जो कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, जिसके अंतर्गत जो भी एक कंट्री है वो अपना तो रिडक्शन करेगी ही, साथ ही साथ वो मदद करेगी दूसरी कंट्रीज को भी एमिशन रिड्यूस करने के लिए, प्रोजेक्ट्स के थ्रू, फाइनेंसेस के थ्रू, टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू। एमिशन ट्रेडिंग में बात करते हैं हम कार्बन ट्रेडिंग की, जिसको हम कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे बात की गई थी कि इंटरनेशनली कार्बन क्रेडिट्स असाइन किए जाएंगे सब कंट्रीज को, और अगर कोई भी कंट्री जो कि इसकी एक पार्टी है और वो अगर उनको बेनिफिट मिल रहा है क्योटो से, और उनके अगर एमिशन टारगेट्स क्रॉस करते हैं, तो उनको देना पड़ेगा हैवी पेनाल्टी। सो कार्बन ट्रेडिंग मार्केट में की जाती थी एमिशन ट्रेडिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट कंसेप्ट वाज ऑफ जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। तो जॉइंट इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत कंट्री कोई भी जो कि एमिशन अपना रिड्यूस करने जा रही है, वो दूसरे कंट्री में उस कंट्री के साथ कोलैब करके जितने भी एमिशन को रिड्यूस करने के प्रोजेक्ट्स को लगा सकते हैं, तो अपना किसी भी तरह का असिस्टेंस दे सकते हैं। सो ये 3 जो हमारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, ये क्योटो के साथ कवर किए जाते हैं। सो लर्नर्स, हमने 4 टॉपिक्स को आज कवर किया है। आई होप आपकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रिविजन तो ज़रूर हो गया होगा अबाउट ऑल दीज। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और कौन कौन से टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं एक बार क्विकली आपके साथ रिवाइज करवा दूं, एंड डू लेट मी नो डिड यू like this session or not. So don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram group for all important updates. I'll see you in the next class. Thanks for watching, and do keep revising all your concepts. Bye bye.